मैं चेतन मोयल जयपुर राजस्थान से पैरा ऑर्गेनिक फार्म लाइव आ चुका हूँ। आपके मेरे किसान साथियों के जो भी सवाल जवाब हैं उनके लिए। और अभी तक कौन लाइव आया है? हेलो, आज हम लोग हैं अनार की खेती से संबंधित वार्तालाप के लिए। अनार की खेती क्या है, क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है, इसका व्यापारिक स्तर पे कितना लाभ है, नहीं है, कितने इसके नुकसान हैं, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है ऑर्गेनिक खेती के अंदर में। थैंक यू रिक्की जी, थैंक यू वेरी मच। शुरुआती स्तर पे हमें इसको किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कितने छोटे स्तर से हम इसको कर सकते हैं, कितने बड़े स्तर पे हम जा सकते हैं इस खेती को लेकर के। आज अब इन्हीं सभी बातों पे हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उनका जवाब दूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों से सभी से रूबरू कर सकूँ। मेरे जितने भी किसान भाई हैं या मेरे युवा साथी जितने भी जो अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उनके लिए भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जिस तरीके से कोविड-19 का पैंडेमिक रहा है, उस डर को देखते हुए हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी देशवासी हैं, जो भी लोग हैं, सभी लोगों का जीवन स्तर तो बदला ही है, खान पान के तरीके भी उनके बदले हैं। सभी के सभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और होना भी चाहिए। शुद्ध खाएंगे, शुद्ध पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सन 2015 में अपने इस भैरव ऑर्गेनिक फार्म की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हमने अनार की खेती से हमने इसको शुरू किया था। अपने बारे में मैं कुछ आपको बतला देता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टडी मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। कुछ दिन तक तो मैंने इंडस्ट्री में सर्व किया। देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए अच्छा, और क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसे मैं थोड़ी सी असमंजस थे। लेकिन तभी लगा कि नहीं, खेतीबाड़ी में हमें थोड़ा सा जाना चाहिए, खेतीबाड़ी की तरफ हमें देखना चाहिए। समझा उसको, देखा कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है क्या नहीं है। हमने इसकी शुरुआत 2015 से की। जितने भी मेरे किसान भाई हैं, अगर वो अनार की खेती की तरफ में देखते हैं तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है अपनी कमाई करने का, जो कि बहुत छोटे स्तर पे शुरू भी किया जा सकता है और बहुत लंबे स्तर तक इसको ले जाया जा सकता है। अनार जो है प्रायतः हमारा इजराइल से ये इसकी उत्पत्ति है और ये इजराइल से हमारे पास आया हुआ है। भारत देश के अंदर में ये काफ़ी जगहों के ऊपर इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में पहले कम था, लेकिन राजस्थान में इस बार इसका बहुत ज़्यादा, जहाँ देखा जाए वहीं पर हमारे किसान भाई इस खेती के अंदर में आ चुके हैं। गुजरात भी हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र, साउथ रीजन, सभी जगह अनार बहुत आयात के अंदर में उगाया जा रहा है और इसकी व्यावसायिक खेती भी की जा रही है और सभी के सभी बहुत अच्छा
लाभ भी इसके अंदर में यानी प्रॉफिट भी अपना अच्छा कमा रहे हैं। शुरुआत इसकी हम कैसे कर सकते हैं? अनार की खेती दो तरीके से की जा सकती है, रासायनिक स्तर पे और ऑर्गेनिक तरीके से। आज हम जो भी बात करेंगे वो ऑर्गेनिक पे ही करेंगे कि ऑर्गेनिक इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हैं, हमें क्या क्या इसमें कदम उठाने पड़ते हैं, क्या नहीं है, इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है टेक्निकली नॉन टेक्निकली, उन सब चीज़ों पे आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो है हमारी ज़मीन। इसके लिए हमारे पास में ज़मीन जो है मिट्टी की प्रकार कैसा होना चाहिए। ये हमारे भुरभुरी मिट्टी जिसको हम बालू रेत भी कहते हैं, दोमट मिट्टी जो थोड़ी सी टाइट होती है जिसको हम चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, और ठोस मिट्टी, उसके अंदर में हम इसकी अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी इसके अंदर में पानी की सिंचाई का कर सकते हैं, या बिना ड्रिप के भी हम पानी की सिंचाई इसमें कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से यह फ़ायदा है कि पानी जो है वो पौधे को ही लगता है, बाकी के जो पानी की व्यर्थता होती है, जो पानी हमारा व्यर्थ जाता है, पानी का जो अधिक खर्चा होता है वो हम उससे बच सकते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं या जिस भी राज्य में आप इस खेती को करना चाहते हैं, आपके वहाँ कृषि विभाग में राजस्थान सरकार को अनुदान देती ही देती है। भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, उनके जो डिपार्टमेंट है इस खेती को करने के लिए, इस खेती के अंदर में आने के लिए और आपको प्रोत्साहन के रूप में आपको सब्सिडीज़ वगैरह, टेक्निकल असिस्टेंस आपको सभी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके अंदर में आपकी ज़मीन की रूपरेखा, आपकी ज़मीन के स्वास्थ्य की जांच, कि इसके लायक ज़मीन है या नहीं है, उस ज़मीन को तैयार करवाना, पौधों की किस्म को सेलेक्ट करवाना कि आप पौधे की किस्म किस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा पौधा इसमें सबसे बेस्ट है। हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। खाद की जानकारी देना ऑर्गेनिक तरीके से कि हम कौन सा खाद इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसकी देखभाल किस तरीके से की जाती है। कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ यानी गवर्नमेंट बॉडी के कुछ संस्थान हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान है जो इसके ऊपर में हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस पे भी हम आपसे बात करेंगे जल्द ही। हम एक अच्छा लंबा सेशंस रखेंगे जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। आप सभी के जितने भी क्वेश्चनरीज होंगे उनको हम सॉर्ट आउट भी करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम इसको तैयार किया है कैसे किया जाए। प्रायतः देखा जाता है या वेरी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर में हम देखते हैं कि साहब जब भी हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हम कैसे समझे कि वो ज़मीन को हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उस ज़मीन की हम स्वास्थ्य यानी ज़मीन में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, नहीं है, हम उसकी कैसे जांच करें। आप जिस भी राज्य में आप हैं या किसी भी क्षेत्र के अंदर में आप इसकी खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रायतः कृषि विभाग के अंदर में एक लैब होती है जहाँ पे हम हमारे वहाँ पानी की और मिट्टी की हम जांच करवा सकते हैं। आप जो भी खेत ले, चाहे आप 1 बीघा में करें, 2 बीघा में करें, आप 3 बीघा में करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि शुरुआती स्तर के अंदर में हम हमारे खेत के अंदर में हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है, फार्म इक्विपमेंट जिसमें हम फावड़ा भी कह सकते हैं और अदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट हमारे पास में होते हैं, उनका आप यूज़ करके 2 फीट गहरा गड्ढा खोदें। उस 2 फीट गहरे गड्ढे में से आप मिट्टी निकालें, ज़्यादा नहीं, 100 से 200 ग्राम आप मिट्टी निकालें। आप आधा किलो मिट्टी भी निकाल सकते हैं जिसको हम 500 ग्राम की क्वांटिटी में काउंट करते हैं। उस मिट्टी को आप लीजिए, आपका जितना बड़ा खेत है उसके अंदर में आप 4 से 5 इस तरीके से आप गड्ढे खोदिए। इस तरीके से आप 4-5 गड्ढे खोदने के बाद में 200-200 ग्राम, 300-300 ग्राम या 400-400 ग्राम के आप 6-7 पैकेट या 4-5 पैकेट आप अपने मिट्टी के बना लीजिए सैंपल के। आप उन्हें मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद में आपका जो बोरिंग है या आप स्टोरेज पानी पे आप काम करते हैं या आप नहर के पानी से आप सिंचाई करेंगे या आपका जो बोरवेल है उसके पानी से आप सिंचाई करेंगे, उस पानी का सैंपल बोरिंग को चलाएं आप तकरीबन शुरुआत के अंदर में। जब बोर काम में ले रहे हैं तो ठीक है, या सुबह के पहली भोर पे अगर आप बोरिंग चालू करते हैं तो आप बोरिंग को कम से कम आप 10 मिनट चलाएं। 10 मिनट बाद में वो जो पानी आता है उस पानी का आप स्टोरेज करें एक 1 लीटर की बोतल के अंदर में, और आप अपने लैब के अंदर में आप उसको आपके नज़दीकी जो भी सरकारी प्रयोगशाला है कृषि विभाग की, वहाँ आप भेज सकते हैं और आप अपनी मिट्टी की और पानी की जाँच करवा सकते हैं, जिसका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता।
इसके लिए जो मिट्टी और पानी का जो pH मानक है, मिट्टी का है 6.5 6.5 और पानी का 7 के लगभग में हम pH मानक लेकर के चलते हैं। अशोक कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हैं ज़रा आप बताएं। मैं चेतन जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ और अनार के ऊपर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अनार की खेती किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसका व्यवसायीकरण हम कैसे कर सकते हैं और कितना अच्छा हम लाभ कमा सकते हैं। अभी तक मैं आ चुका था अपने मिट्टी और पानी की जांच के ऊपर में, और अब जब आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी और मिट्टी का जो pH मानक है वो हमारे पास में 6.5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। वो होने के बाद में अब जो दूसरा स्टेप आता है वो ये है कि अब हम हमारी ज़मीन का सुधार कैसे करें। प्रायतः क्या होता है कि ऑर्गेनिक से पहले ज़मीनों के, जो भी हमारी खेती की ज़मीन होती है उसके अंदर में रासायनिक का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है और नॉर्मली करते भी हैं सब। तो उसको हम रसायन से कैसे फ्री करें, वो एकदम से नहीं होती है। ऑर्गेनिक के अंदर में हम देखते हैं कि प्रायतः थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 साल। 2 साल के बाद में हमारी ज़मीन ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी कैसे की जाए, ज़मीन की जब हम मिट्टी और पानी की जांच करवा लेते हैं उसके बाद में हमें ज़मीन का समतलीकरण करना होता है ताकि हम एक लेवल पे पौधे लगा सकें और पानी का भरपूर तरीके से उपयोग कर सकें और पानी का जमाव ना हो। वेलकम मेजू, कुणाल, डोमिनिक, थैंक यू वेरी मच, thank you so much. Please appreciate us for what we are talking about. If you have any queries, please share on it. तो ज़मीन का हमें समतलीकरण करना होता है। उसके बाद में ज़मीन का समतलीकरण हो जाने के बाद में हमारे पास में फार्म इक्विपमेंट लाइक जैसे कि रोटावेटर और कटिंग मास्टर ब्लेड्स होती हैं, उनका हम यूज़ करके, जिनको हम थाली कटवाना भी कहते हैं देसी भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो हम उनका यूज़ करके ज़मीन को हमें खुदवाना होता है, या एक तरीके से ज़मीन को हमें ज़मीन की कटाई हमें ज़रूरी हो जाती है। ज़मीन की कटाई होने से क्या होता है कि ज़मीन जब कटती है, जब अंदर की मिट्टी बाहर आती है और सूरज की जब रोशनी उस पर पड़ती है तो ज़मीन में किसी भी तरह के कुछ कीटाणु होते हैं, बहुत सारी उसमें बीमारियाँ होती हैं, तो वो उनसे बहुत धीरे धीरे फ्री होना शुरू होती है और ज़मीन भी थोड़ी सी सही हमारे हिसाब से एडजस्ट होना शुरू होती है। उसी बीच में आप लोग क्या करें कि गोबर खाद हमें, गोबर की खाद कैसे काम में लेनी है कि या तो वो सड़ी हुई हो, 4 से 5 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हो, हमें उस खाद का प्रयोग करना है, या फिर हम केचुए की खाद का प्रयोग करें। फ्रेश गोबर खाद 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पुरानी हमें नहीं काम में लेनी है, क्योंकि वो बीमारी का मूल जड़ वही है हमारे। अगर हम उस टाइम की गोबर खाद को हम यूज़ करेंगे, ना तो वो सड़ी हुई होती है, ना वो प्राय शुद्ध अवस्था में होती है, वो ऐसी होती है कि उसके अंदर में बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब वो बीमारी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 20, 30 या 35 दिन पुरानी गोबर खाद को हम यूज़ करते हैं, जिसको ना हमने प्रॉपर तरीके से गलाया है, ना हमने वर्मी कंपोस्ट उसको तैयार किया है, उस स्टेज पे नहीं लिया है, और अगर हम उसको ज़मीन में काम में लेते हैं तो एक समय के बाद में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि ज़मीन के अंदर में वाइट एंट यानी दीमक का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। अब वो दीमक की कई तरह की वैरायटी यानी कई तरीके की उनकी प्रजातियाँ होती हैं जो वो अंदर डेवलप होती है, ज़मीन को तो ख़राब करेगी ही करेगी। उसके साथ में आप किसी भी तरह की फसल, ज़रूरी नहीं अनार, किसी भी तरीके की फसल, चाहे वो आपकी दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो प्रायतः आपके बागवानी से संबंधित कोई भी फसल हो, उनको वो ख़त्म करना शुरू कर देती है। दीमक उनको खोखला करती हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना शुरू करती है, ज़मीन में टाइटनेस आनी शुरू होती है। उसके साथ में एक और नई बीमारी लगती है जिसको हम कहते हैं नीमेटोड, जिसको गठिया की बीमारी से भी जाना जाता है। पौधों की जड़ों के अंदर में गांठें बननी शुरू होती है, उसे हम नीमेटोड कहते हैं। तो ये इस तरह की प्रायतः बीमारियां शुरू हो चुकी होती हैं और आपका पौधा ना ग्रोथ कर पाएगा, ना आपकी फसल ग्रोथ कर पाएगी, वो बहुत छोटे स्तर पर रह जाएगी। पौधों में, फसलों में पीलापन आना, आप भले कितनी ही खाद, कितनी ही पेस्टिसाइड उसमें आप यूज़ करें तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। हमारे किसानों भाइयों के साथ में प्रायतः यही दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमें जो है सबसे पहले
गोबर खाद को बहुत अच्छी तरीके से हमें उसे सड़ाना होता है, प्रोसेस करना होता है। आप उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि आप एक ऐसा पॉन्ड बनाएं, यानी छोटा हौद टाइप, जिसमें आप गोबर, जिप्सम, मिट्टी, हमारे खेतों में बचे हुए फसलों के अवशेष, उनको आप तय बाय तय जमाएं। जमाने के बाद में आप उसमें पानी छोड़ें और 4 से 5 महीने के लिए उसे भूल जाएं। वो ऑटोमेटिक डाइल्यूशन फॉर्म उसमें चलेगा और उसको वो सड़ाना शुरू करेगी। बस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हर 10 दिन से उसमें पूरी तरीके से पानी उसमें छोड़ना है, ताकि वो गलन की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाए। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है केंचुआ खाद बनाना। केंचुआ खाद की अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको प्रायतः उस पर ट्रेनिंग किस तरीके से केंचुए खाद को तैयार किया जाता है, केंचुए की प्रजातियों का सिलेक्शन, कौन सा केंचुआ आपके लिए अच्छा है, वो आप उसमें देख सकते हैं। केंचुए की खाद में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हमारा किसान भाई केंचुए की खाद तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके पास में खाद के अवशेष हैं, गाय या भैंस के थ्रू जो हमें मिलता है, जो उनके अवशेष होते हैं, आप उनको उठाओ, जिनको हम वेस्ट भी कहते हैं, उन वेस्ट को आप उठाएँ, बेड बनाएँ, छायादार के अंदर में बेड बनाएं, पानी का छिड़काव करें और जो भी प्रजाति के आपके पास में केंचुए हैं, आप उन केंचुओं को आप उनमें छोड़ दें। वो आपको 40 से 45 दिन के अंदर में वर्मी कंपोस्ट आपको तैयार होकर के मिल जाएगी। तीसरा तरीका है वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़। जी बिल्कुल, वेस्ट डिकम्पोज़र गाज़ियाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत ही नायाब तोहफ़ा है हम किसान भाइयों के लिए, जो प्रायतः 25 से 30 रुपये में मिलता है, जो होता है 50 ml के आसपास में। मतलब कल्चर है वो एक तरीके का, जिसको हम जितना चाहें उतना रिफॉर्म कर सकते हैं। उस 50 ग्राम कल्चर से हम 50 लीटर, 500 लीटर, 500 से भी ज़्यादा, 5000 लीटर तक हम वेस्ट डिकम्पोज़र को बना सकते हैं। ये किसान भाई और हम जैसे बागबानी करने वालों के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है, वरदान है हम लोगों के लिए, जिसके थ्रू हम ना कि गोबर खाद को हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हम इसके थ्रू जैविक पद्धति से हम पेस्टिसाइड्स, जो रासायनिक, एक तो होता है रासायनिक, एक होता है बायो पेस्टिसाइड, आप इसको मिक्स ना कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसके थ्रू गोबर खाद भी तैयार कर सकते हैं। हम इसके थ्रू जैविक पद्धति से हमें जितने भी स्प्रे से संबंधित ग्रोथ प्रमोटर्स पौधों के लिए, हम वो भी इसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो जिनके थ्रू हम लोग इसका मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं। इसका हम स्प्रे के लिए भी हम इसमें दवाइयाँ बना सकते हैं, हम ग्रोथ प्रमोटर्स भी इससे बना सकते हैं। इसके काफ़ी सारे और संबंधित इसमें काफ़ी सारे सामान लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो प्रायतः जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका है। दूसरा, इस वेस्ट डिकम्पोज़र का हम हमारे खेत में छिड़काव भी कर सकते हैं। जब हमें ज़मीन शुरुआती स्तर पे तैयार करनी होती है, हम इसका खेत के ऊपर में भी हम हमारा इस पर छिड़काव करके हम हमारी ज़मीन को सही कर सकते हैं। अब वो छिड़काव करने का तरीका बहुत अलग अलग है। जैसे समतल अगर आपकी ज़मीन है तो समतल ज़मीन के ऊपर में आप पानी का बहाव छोड़ें। उस पानी के बहाव के साथ में जो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र को हमने जो तैयार किया है लिक्विड फॉर्म में, उसका हम उसमें उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़मीन को वो शुद्ध करना, मतलब कि जैविक स्तर पे जैविक प्रक्रिया के थ्रू जैविक बनाने का एक ये पहला स्टेज है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ज़मीन को किस तरीके से शुद्ध किया जा सकता है, वो है कि शुरुआती स्तर पे आप या तो गोबर की गली हुई खाद या केंचुए की खाद या फिर इन दोनों के अलावा गली हुई खाद और केंचुए की खाद के साथ हम वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करके हम हमारी ज़मीन को सही कर सकते हैं। कैसे? सर्वप्रथम हमें हमारी ज़मीन की कटाई करवानी होती है हार्वेस्टर के थ्रू। कटिंग होने के बाद में उसमें हमें गोबर का फैलाव करना होता है, वेस्ट डिकम्पोज़र का भी आप फैलाव कर सकते हैं। उसके साथ में पानी उसमें छोड़ के फव्वारों के थ्रू या फिर नाली बना करके या स्प्रिंकलर पाइप के थ्रू हम पानी का बहाव छोड़ के, यानी पानी को फैला करके, उसी के साथ में वेस्ट डिकम्पोज़र जो डाइल्यूट फॉर्म, जो मतलब कि डाइल्यूट भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म भी होता है, उसको भी हम हमारी ज़मीन में हम छोड़ सकते हैं। शुरुआत के 15 से 20 दिन हमें ये करना है। हर 2 दिन से 3 दिन से गोबर खाद हमें एक बार डालनी है, बाकी का पानी के साथ में हमें ये वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड जो है हमें स्प्रेड उसमें करना ही करना है। और
उसमें किसी भी तरह की कोई खेती नहीं करनी है। बस ज़मीन की कटाई करें, गोबर खाद डालें और एक बार पट्टा चलवा दें, यानी समतलीकरण करा करने के बाद में आप पानी आप उसमें छोड़िए। अगर उसमें नेचुरली कोई वीड वगैरह उगता है तो आप उसे उगने दें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी हम सफाई कर सकते हैं। आप वेस्ट डिकम्पोज़र कैसे तैयार कर सकते हैं, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अब वेस्ट डिकम्पोज़र जो कल्चर है, हम उसे प्रायतः ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप यहाँ से जा कर के आप अपना वेस्ट डिकम्पोज़र ऑर्डर कर सकते हैं। आप उसे लाएं, वो एक शीशी कल्चर को आप 200 लीटर ड्रम में आप पानी के अंदर में मिलाएं। मिलाने के साथ ही उसके अंदर में आप 10 किलो गुड़, वो गुड़ जो काम नहीं आता हो, पुराना गुड़ जिसे हम रस काठ भी कहते हैं, जो जानवरों के चारे वारे में, कैटल फीड में भी हम काम में लेते हैं, उस 10 किलो गुड़ को आप पानी में अच्छी तरीके से घोल लीजिए। घोलने के बाद में आप उसको छाने, एकदम प्योर लिक्विड फॉर्म को आप उसमें मिला करके 20 दिन के लिए रख दें। 20 दिन के अंदर में वो आपका वाइट कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर के अंदर में, और उसके ऊपर में एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जिसको हम फफूंद भी कहते हैं। नॉर्मली हम इसको समझते हैं कि जब हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, वो फर्मेंटेशंस की प्रक्रिया होती है। वो जैसे कि घर में सब्जी वगैरह वो ख़राब हो जाती है, रोटी ख़राब होती है, उसमें फफूंद बननी शुरू होती है, उसी तरीके से इस लिक्विड में भी फफूंद बननी शुरू होगी। तो वो ख़राब नहीं होता, वो फर्मेंट होता है। इसका मतलब कि वो तैयार होना शुरू हो चुका है, अब हम उसको प्रायः यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कीजिए, आप 200 लीटर से आप 2000 लीटर भी बना सकते हैं, आप 20,000 लीटर भी बना सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हमारा कंजप्शन है। ठीक है सर। 30 रुपये और आपका बमुश्किल 70-80 रुपये तक का गुड़ पुराना आपको मिल जाता है 10-1 किलो के आसपास में, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये का मिल जाएगा। इस 130 रुपये से पानी हमारे पास में फ्री है ही, हम इतना अच्छा जैविक स्प्रे हम तैयार कर सकते हैं कि बहुत, जिसका यूटिलाइजेशंस, मल्टीपल यूटिलाइजेशंस है। हम उसको तैयार करेंगे, ज़मीन पे हम इसका छिड़काव करेंगे। हमें 1 महीने तक ये प्रक्रिया अपनानी है। उसके बाद में जो पहले रिपोर्ट आपके पास आई थी, जो आपने मिट्टी की रिपोर्ट आपने जंचवाई थी, यानी जांच के लिए आपने भेजी थी, और अब उस मिट्टी का आप सैंपल निकालिए और वही मिट्टी वापस से आप उसी प्रयोगशाला में भेजें जांच के लिए, और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की वैल्यू कितनी है आप वो भी का आप उसमें काउंट करेंगे, तो आपको उसमें फ़र्क दिखेगा, और 101% आपको उसमें फ़र्क दिखेगा। ये हो जाने के बाद में अब बारी आती है ज़मीन की स्केलिंग की, कि साहब हमें पौधों की दूरी कितनी रखनी है, कितने एरिया में हमें पौध लगाने हैं। तो प्रायः इसके अंदर में 3 बाई 3 मीटर, 1 मीटर मतलब 3 फीट, 9 बाई 9 फीट, 3 बाई 2.5 मीटर, 5 बाई 2.5 मीटर, सॉरी 3 बाई नहीं, हम 5 बाई 2.5 मीटर और 3 बाई 3 मीटर एक एवरेज जो गैपिंग है पौधों के बीच में, हमें वो तैयार करना होता है। मार्किंग कीजिए, गड्ढा खोदिए, 2 से 2.5 फीट के बीच में हमें गड्ढा खोदना है। गड्ढे खोदने के बाद में आपको गड्ढे कम से कम 10 दिन के लिए खुले रखने होते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी का उसके ऊपर में फ़र्क आए, मिट्टी थोड़ी सूखे, वो हमारे पौधों के अनुरूप ढल जाएं, कि जब हम पौधे उसके अंदर में डालें। 10 दिन खुले रखने के बाद में गड्ढों के अंदर में अब आप खाद क्या यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो अभी तक खाद यूज़ की है वो 2 तरह की खाद यूज़ की है। एक वर्मी कंपोस्ट, दूसरा प्रेसमेंट, जो गन्ने की खाद तैयार हो जाती है। गन्ना हम प्रायः सभी जानते हैं, शुगर केन, जिसकी चीनी बनती है, गुड़ बनता है, उस गन्ने के जो अवशेष बचते हैं उससे भी खाद तैयार होती है। शुगर केन ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तीसरा है बकरी की खाद, यानी बकरी की नहीं, बकरी की जो वेस्ट आता है, बकरी की मींगनी, उसकी खाद। इन दोनों में भी फ़र्क है। गोबर खाद यानी केंचुए की खाद और प्रेसमेंट हमें हर साल यूज़ करनी होती है। वहीं पे अगर हम बकरी की खाद को यूज़ करेंगे उतनी ही क्वांटिटी, लाइक शुरुआती स्तर पे अगर केंचुए की खाद प्रेसमेंट यूज़ करते हैं तो 2.5 किलो केंचुए की खाद, 2.5 किलो प्रेसमेंट, और बकरी की खाद अगर हम यूज़ करते हैं तो 2.5 किलो बकरी की खाद और 2.5 किलो ही प्रेसमेंट। बकरी की खाद डालने के बाद में हमें प्रायः 3 साल तक पौधों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना उन्हें हमें किसी तरीके का फीड करना होता है इनपुट मेथड में, यानी गड्ढा खोद करके जो खाद हमें देना होता है, गपदाई करनी होती है, हमें वो काम नहीं करना होता है। आप सीधे 3 साल के लिए आप अपना एक प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, टोटली आप लोगों पे है कि आप किस तरीके से जाते हैं। गड्ढा खुदाई के बाद में 10 दिन बाद हम 2.5 किलो केंचुए की खाद, 2.5 किलो प्रेसमेंट, या जो भी अभी मैंने आपको बताया, जैसी भी आपकी इच्छा हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। भरने के बाद में
आप गड्ढे को भर दीजिए। ड्रिप इरीगेशंस के थ्रू ड्रिप का हमारा जाल बिछेगा। ड्रिप, अभी मेरे जितने भी किसान भाई हैं सबको पता है कि ड्रिप का किस तरीके से काम होता है। सब्जी वाले ड्रिप अलग आती है, बागबानी के लिए ड्रिप अलग आती है। ड्रिप का हम यूज़ करते हुए 7 दिन तक उन गड्ढों के ऊपर में ड्रॉपलेट के थ्रू, ड्रिप की सहायता से, ड्रिप में जो ड्रिपर लगेंगे या ड्रॉपलेट जिनसे पानी आता है, हमें पानी उसमें चलाना है 7 दिन तक। 7 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस बीच में जो हमारा टाइम बचता है, इस बीच में हम लोग पौधों की सिलेक्शन, पौधों का चयन करना है कि हमें अनार के अंदर में कौन सी किस्म, अभी तो सबसे अच्छी किस्म है वो है भगवा और सुपर भगवा वैरायटी। वो अनार की क्वालिटी अच्छी है। सीडलेस ये होता है। सीडलेस हम गारंटी नहीं है, सीडलेस होता है, सीड उसमें होता है, बट वो सीड इतना सॉफ्ट होता है कि आपको फील नहीं आता कि हमारे अनार के दाने में बीज निकला है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता उसका। भगवा और सुपर भगवा वैरायटी हम काम में ले सकते हैं। पौधों के सिलेक्शंस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो टिश्यू कल्चर, जिसमें जैन इरीगेशंस सबसे बड़ा जिनका नाम है, वो टिश्यू कल्चर के अंदर में डील करते हैं। और भी नर्सरी वाले कई भाई बंधु हैं हमारे जो टिश्यू कल्चर में आपको डील करवा सकते हैं। अगर आप सरकारी स्तर पे जाते हैं तो सरकार आपको हाइब्रिड टेक्निक के ही पौधे उपलब्ध कराती है, जिनको कलम के द्वारा तैयार किया जाता है उन्हीं की लैब के अंदर में। और आपके जो भी नज़दीकी उद्यानिकी विभाग है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में अगर हम हैं तो राजस्थान में हमारा भीलवाड़ा के अंदर में एक नर्सरी है, रायला गांव में स्थित। वो हमारे राजस्थान उद्यान विभाग के लिए काम करते हैं। वहाँ से भी हम पौधों को खरीद सकते हैं राजस्थान में। और दूसरा, जयपुर के अंदर में वसुंधरा फार्म है अपना बस्सी के अंदर में। वहाँ पे बस्सी ढिंडोल में बहुत बड़ा फार्म है, 100 बीघा से भी ऊपर का फार्म है। वहाँ पे इंडो इजराइल टेक्निक के थ्रू सैपलिंग पौध तैयार की जाती है, जिसमें आपको अनार का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है वो हमारे अभी जयपुर के अंदर में, राजस्थान राज्य के जयपुर स्थित शहर बस्सी ढिंडोल के अंदर में। आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं पौध के लिए। आपको सभी तरह की वैरायटी, इसमें मृदुला भी आ जाएगी, भगवा है, सुपर भगवा है, और भी इसमें इसकी 3-4 किस्म है। आप अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा के अनुसार आप वहाँ से पौधों का चयन कर सकते हैं, पौधों की आप खरीद कर सकते हैं। अभी तक जो प्रक्रिया पे हमने बात की कि गोबर खाद डालने के बाद में ड्रिप इरीगेशंस का यूज़ करते हुए जब 7 दिन हमारे बीत जाएं, उसके बाद में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, या तो हम किसी बागबान को हम पकड़ सकते हैं जो पौधरोपण करना जानता हो, अदरवाइज़ आप खुद भी सेल्फ कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, आप जहाँ आपने गड्ढे तैयार किए, आपने 100 गड्ढे तैयार किए, आपने 500 किए, आपने 5000 गड्ढे तैयार किए हैं, तो वहाँ पे हम हमारे पौधों को लगाना शुरू कर देते हैं। पौध लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन तक या 20 दिन तक, 10 से 20 दिन के अंतराल तक हमें सिर्फ पानी चलाना है। हमें किसी तरीके का कोई जैविक हार्मोन या ग्रोथ प्रोमोटर्स का यूज़ नहीं करना है। अब ये जो हमारा 10 से 20 दिन का समय का अंतराल है, अब हम इसमें क्या करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खेती जब भी हम करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और ज़रूरी भी है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम काफ़ी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। पौधों की बीमारी, वीड का कंट्रोल नहीं हो पाना, मौसमी बीमारी, उनसे हम कैसे बचें, किस तरीके से बचें, ये हमें सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे स्तर पे हम जैविक उत्पाद कैसे तैयार कर सकते हैं। रासायनिक, जिनको आप समझ सकते हैं, रासायनिक का मतलब वही है कि हमें दवाइयाँ, जैविक दवाइयाँ पौधों के लिए हम कैसे तैयार करें। प्रायः इसमें 2 से 3 तरीके की हम दवाई का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे किसान भाई जितने भी है, प्रायः सबके पास में गाय भैंसों का बहुत अच्छा साधन है। किसी के पास बकरी का साधन भी होगा, करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं, और भैंसों का पालन भी करते हैं, जो उनसे वो दूध वगैरह बनाते हैं, निकालते हैं, उनको बेचते भी हैं। तो प्रायः मेरे सभी किसान भाइयों के पास में ये चीज़ें होती हैं और नॉर्मली आपको मिलेंगी भी। तो मैं उनके लिए ये टॉपिक है कि जब भी वो बागवानी करते हैं इस तरीके की, या वो सब्जी लगाएं या और किसी तरीके की फसल करते हैं, तो 3 से 4 हमें जैविक दवाइयाँ बनानी हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम भी आ सकती है, जो जीरो बजट फार्मिंग के अंदर में भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। हमें क्या करना है,
मेरे जितने भी किसान भाई हैं सबके पास में गोबर खाद की उपलब्धता पूरी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको प्राय बताया कि गोबर खाद को या तो सड़ा के आप तैयार कीजिए या आप उसके केंचुए से आप उसे तैयार कीजिए, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तीसरा है कि जो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र की बात की थी, उस वेस्ट डिकम्पोज़र के थ्रू हम खाद को तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर, बहुत अच्छी क्वालिटी के हम उस खाद को तैयार कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं यहीं से। पौध लगाने के बाद में जो 10 से 20 दिन का जो समय अंतराल है, उसमें हमें क्या करना है, आने वाले टाइम के लिए पौधों को क्या खुराक मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रोथ बनी रहे, वो बीमारी से ग्रसित ना हो। तो सबसे पहले जो काम है वो है जीवामृत बनाने का। जी हाँ, जीवामृत जो है ये किसानों के लिए वरदान है। किसानों के लिए नहीं, किसानों की वो फसलें जो वो कर रहे हैं, चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो, चाहे वो सब्जियों का काम कर रहे हो, चाहे वो बागवानी का काम कर रहे हो, अनार हो, पपीता हो, नींबू हो, आंवला हो, किसी भी तरीके का बाग हो, जीवामृत किसान अपने स्तर पे अपने पास स्वयं उसको तैयार कर सकता है। उसको डाइल्यूट करके, उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, नालियों के उसको वो उपयोग में ले सकता है। जो डीएपी, यूरिया जो काम करती है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना अच्छी जैविक स्तर पे तैयार की हुई दवाई, हर बीमारी से फ्री, इंसान को भी, आपकी फसल को भी, फसल से तैयार होने वाले उत्पादन को भी बीमारी से वो मुक्त रखती है। आपका जैविक उत्पादन 101% उससे बनता है। अब आपकी साथ ही साथ आपकी ज़मीन को भी बीमारियों से वो मुक्त रखती है। अब जीवामृत हम कैसे तैयार करें? हमारे पास में गोबर खाद की उपलब्धता, हमारे पास में खेत की मिट्टी की उपलब्धता, जो प्रायतः जीवामृत को बनाने के लिए चाहिए होती है। हमें जो बाज़ार से ख़रीदना होता है वो है गुड़। वो भी प्रायतः किसानों के पास में उपलब्ध होता है, क्योंकि जब वो अपने गाय, जो उनके पास में पशुधन है, उनके लिए जब वो चारा या बाट तैयार करते हैं तो उसमें प्रायतः वो लगता है, वो हम काम में लेते हैं, वो उनके पास में उपलब्ध है। अब बाज़ार से उन्हें क्या ख़रीदना होता है? सिर्फ़ और सिर्फ एक दाल, जी दाल, बेसन, चने की जो दाल होती है उस दाल का हमें उपयोग करना होता है, जिससे बेसन तैयार होता है। सिर्फ आप बेसन खरीद के लाएं। सरसों की खल भी हमारे किसानों के पास में उपलब्ध होती है। ये 3 से 4 तरह के इंग्रेडिएंट है, यानी ये तत्व हैं जिनको मिला करके हम जीवामृत तैयार कर सकते हैं। जो 10 से 20 दिन का हमारे पास में समय अंतराल है, उस समय अंतराल के अंदर में हमें सबसे पहला जो जैविक दवाई है वो ये तैयार करनी है। और ये हमें प्रायतः हमेशा एवरीडे आपकी सुविधा के अनुसार, चाहे तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, इससे ज़्यादा नहीं, प्रायतः हमें इसका उपयोग करना है शुरुआती दिनों से ही। आप इसको तैयार कैसे करते हैं? आपके पास में पानी का ड्रम होगा, एक 200 लीटर का आप ड्रम लेके आएँ, उसको पूरा पानी से आप भरें। अब आपके पास में 25 किलो गोबर खाद, अगर आपके पास में गाय हैं तो उस गाय का मूत्र, उसको हम गोत भी कहते हैं, गोमूत्र आप 5 लीटर गोमूत्र लेके आएँ, 25 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, वेस्ट डिकम्पोज़र अगर हमने तैयार कर रखा है तो 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र, उसके अलावा 2 किलो बेसन, 10 किलो गुड़ और 5 किलो नीम की खल। इनको, नीम की खल, गुड़ को हमें लिक्विड फॉर्म में तैयार करना होगा हमारे पास में, क्योंकि इनका गलना ज़रूरी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिला करके बारी बारी अच्छे से तैयार करके, जो हमने 200 लीटर का ड्रम तैयार किया था पानी का, उस पानी के अंदर में इसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में आपको सिर्फ 15 दिन तक इसे रोज़ प्रातःकाल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार हमें घुमाना है, और किसी कपड़े से, जूट की बोरी से या टाट से हम इसको ढक देना है और ठंडी छांव के अंदर में हमें इसे रखना है। ठीक है किसान भाइयों, ये हमें 15 दिन तक हमें करना है। 20 दिन तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। 21वें 22वें दिन आप जब देखेंगे वही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी, वही फफूंदीनाशक उसमें तैयार होगा, उसे हमें हिलाना है। और जब ये आपका 200 लीटर तैयार हो जाए, इस 200 लीटर से आप 2000 लीटर, जी बिल्कुल 2000 लीटर जैविक दवाई आपकी ये बन गई, जिसे हम ड्रिंच या ड्रिप के थ्रू हमें पौधों की जड़ों में हमें देना है।
ये आपके पौधों के लिए ग्रोथ प्रमोशन का तो काम करेगी ही करेगी, साथ में आपके जो भी आपने बागवानी की है उसके जितने भी हमारे पौधे उनको सबको बीमारियों से फ्री रखेगी। जब आप इसका 2 महीने तक यूज़ करेंगे तो तीसरे 2 महीने के बाद में, तीसरे महीने के पहले दूसरे दिन आप देखेंगे आपको क्या चमत्कार दिखेगा। जब आप अपनी ज़मीन या आपके पौधे की जड़ के आसपास की जब ज़मीन की खुदाई आप करेंगे, आपको उसके अंदर में थोड़ी सी आप खुदाई करेंगे, आपको अंदर आपको केंचुए आपको दिखना शुरू होंगे। बिल्कुल आपको केंचुए दिखना शुरू होंगे। वो केंचुए आपका क्या काम करते हैं? अब ये मित्र किट जो किसान का है, ये केंचुआ आपके पौधे की ज़मीन में, जहाँ पे आपके पौधे की जड़ है, वहाँ किसी भी तरीके की बीमारी, चाहे वो कीटों की हो, इंसेक्टिसाइड हो, किसी भी तरीके का, सफ़ेद इल्ली हो और तरीके की इल्लियाँ हो या और कोई अलग जानवर हो, वो उनको खाना शुरू कर देता है। उनको खाएगा, उनको ख़त्म करेगा, आपकी ज़मीन के अंदर में चलता जाएगा, मिट्टी को खाएगा, ज़मीन को पोली करेगा, मतलब सॉफ्ट करेगा। पोली का मतलब होता है सॉफ्ट करना, यानी पोली एक टर्म मैंने यूज़ किया है। आपकी ज़मीन को सॉफ्ट करेगा। ज़मीन आपकी जितनी सॉफ्ट होगी, ठीक है दोस्तों, ज़मीन आपकी जितनी सॉफ्ट होगी, आपके पौधे की जड़ को विकसित होने में उतना ही आसानी होगी। जितनी आपके पौधे की जड़ विकसित होगी उतना आपका पौधा ग्रोथ करेगा। आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक जीवामृत से जितना आप पौधे की जड़ आपकी विकसित करेगी उतना पौधा आपका बढ़ेगा। 2 महीने बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप किसी भी तरीके का, अगर आपको नहीं विश्वास होता है, मैं अपना नंबर इसमें छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा, आप मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आगे भी किसी तरीके की सहायता चाहिए हो तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप 5 पौधे आपके जैविक तैयार कीजिए जीवामृत के थ्रू, और 5 पौधों पे आप पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए। आपको पौधों के विकास में ही फ़र्क दिख जाएगा, पौधे के स्वास्थ्य में, पौधे की ग्रोथ के अंदर में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा कि आपका जहाँ पे प्रायतः किसान 3 साल के बाद में अनाज की फसल लेते हैं, वहीं किसान 2 साल के बाद में जैविक प्रक्रिया से फसल लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मैंने सेल्फ किया हुआ है। मेरे 14 महीने के पौधों की हाइट थी लगभग 4.5 फीट, व्यास था उनका 3 से 3.25 फीट। समझ रहे हैं? 3 से 3.25 फीट का व्यास होना, यानी गोलाई, जो पौधे गोलाई में बढ़ रहे थे। हाइट थी 4.5 फीट, कम से कम 4.5 फीट। सिर्फ 14 महीने के अंदर लोगों के पौधे 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट से ऊपर नहीं होते हैं। वहीं पे मेरे पौधों ने दूसरे साल से उत्पादन भी देना शुरू कर दिया था, और अभी भी मैं ले रहा हूँ उत्पादन से। जीवामृत से आप ये काम कर सकते हैं। आपको उसके अलावा किसी तरह का कोई ग्रोथ हार्मोन यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं छिड़काव के लिए कि साहब इंसेक्टिसाइड से, कीट पतंगों से हम कैसे बचाएं। उसके लिए प्रायतः हमारे किसान भाई दूध का उत्पादन करते हैं, तो दूध के उत्पादन के साथ वो अपने खाने के लिए दही छाछ भी बनाते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारे पास में उपलब्ध जितनी भी छाछ है, उस छाछ को भंडारण हमें शुरू कर देना चाहिए उसी वक्त से। जितना आप भंडारण करेंगे, दिन का आप 1 लीटर छाछ का भंडारण कीजिए। करना किस में है? हमारे खेत के अंदर में हमारे पास में मटके, मिट्टी के मटके उपलब्ध होते हैं। उस मिट्टी के मटके के अंदर में हमें छाछ का भंडारण करना शुरू कर देना चाहिए। सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप कितना उसमें कर सकते हैं, आपके पास में उपलब्धता कितनी है। ये छाछ से हम दवाई तैयार करेंगे। हमारे पास में जो गौमूत्र है वो और प्लस छाछ, इसका मिक्स करके जो मिश्रण तैयार होगा वो हम पेड़ों पे छिड़काव, सिर्फ पौधों पे ही नहीं, हमारी अदर जो हमारी सब्जी की फसलें हैं या हमारे पास में और जो अदर फसलें हैं हम उनके ऊपर में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे? आप छाछ का भंडारण करना शुरू करें। भंडारण के बाद में आप उसके अंदर में तांबे का कड़ा, तांबे का किसी भी तरीके का टुकड़ा आप उसमें डाल दीजिए। 15 दिन बाद में वो जो छाछ है अपनी अवस्था से बहुत, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। खोलेंगे तो थोड़ी सी दुर्गंध भी उसमें आएगी। वो हमारे लिए दुर्गंध नहीं होती, वो सुगंध के बराबर ही होता है हम लोगों के लिए। तो वो दुर्गंध जो आएगी तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी छाछ अब तैयार हो चुकी है स्प्रे के लिए। उस छाछ को आप निकालिए। 16 लीटर का हमारे पास में स्प्रे टैंक होता है, उसमें आप 300 ml वो छाछ छान करके उस पानी में मिलाएं। 300 ml ही हमें गौमूत्र, जो हमारे पास में पुराना हो चुका है, उस गौमूत्र को आप मिलाएं।
अच्छे से उन्हें आप हिलाएं, डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करने के बाद में या तो सवेरे सवेरे हमें पौधों पे छिड़काव करना है या फिर शाम के वक्त में। सवेरे करने के बाद में वो 12 से 1 बजे तक रहता है। प्राय ज़्यादा धूप पड़ने से वो स्प्रे ख़त्म भी हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। स्प्रे तो रहता है लेकिन उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो हमें सायंकाल 4 बजे के बाद हमें पौधों पे उस चीज़ का छिड़काव करना है ताकि किसी भी तरह की कीट पतंग की बीमारी हमारे पौधे पे ना लगे। ठीक है किसान भाइयों, अगर हम रासायनिक स्तर पे जाते हैं तो हमें बोरोन की, हमें एनपीके की, हमें ना जाने किन किन चीज़ों की, यूरिया की, डीएपी की और अदर ग्रोथ हार्मोन्स की, बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जैविक तरीके से इसको करते हैं तो सिर्फ प्रायः हमें जीवामृत और जो छाछ से हमने स्प्रे तैयार किया था, हम उसका सिर्फ इस 2 तरीके की दवाइयों से हम हमारे अनार की बागवानी को मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं और हम उस पे से उत्पादन ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा शुरुआती। ये हमें जब तक हमारा बाग रहेगा तब तक हमें इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है और ये हमारी क्रिया के अंदर में उपस्थित रहना चाहिए, हमारे शेड्यूल में रहना चाहिए कि हमें इस तरीके से काम हमेशा ही करना है। अब हम बात करते हैं कि पौधों की देखभाल प्रायः पौधा रोपण से लेकर के और जो उसकी उम्र है उस उम्र से 24 महीने तक हमें पौधे का बहुत खास कर ध्यान रखना होता है। पौधे की कटाई का भी हमें उसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जब पौधा तैयार होना शुरू होता है तो हमें 3G कटिंग उसमें लेनी होती है। प्रायः आप तने 2 ही तने आप निकालें, 2 से 3 तने पे आप पौधे को तैयार करें या सिंगल तने पे आप पौधे को तैयार करें, वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। 3 से ज़्यादा अगर तनों का घेराव होगा तो पौधा फिर हमारे लिए काम का नहीं रहेगा, उससे पौधे को मजबूती नहीं मिल पाती। आप पौधे को तैयार करना शुरू करें, 3G कटिंग का आप उसमें यूज़ करें। मेड़ के आसपास में या जो हमारा पौधों की जड़ें हैं उसके आसपास में किसी तरह का कोई वीड नहीं रहना चाहिए। उस वीड का हमें यानी खरपतवार का हमें नियंत्रण करना होता है। खरपतवार के लिए किसान भाई बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि उन्हें खरपतवार कैसे नियंत्रण करनी है। और जो मेरे नए दोस्त अगर आते हैं तो मैं एक अपना लिंक शेयर करूँगा, उसमें कंप्लीट एक रविंदर जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। जो मेरे नए किसान भाई हैं अगर वो जुड़ना चाहें तो मैं उनके साथ में अपना एक वीडियो है कंप्लीट इस पर एक हमने तैयार किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पौधारोपण कब हो सकता है, किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है, हमें क्या क्या शेड्यूल बना करके हमें चलना होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। मैं आपको उपलब्ध भी करवा दूँगा। 24 महीने तक हमें पौध की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करनी होती है। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी उसमें, पहली तो बात जब हम ये प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमें कोई बीमारी उसके अंदर में नहीं दिखेगी। फिर भी प्रायः अगर आपको बीमारी दिखती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आप हमसे इस चीज़ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी चालू रखिएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ उसके बाद में जब आपके 24 महीने आपके बाग को हो जाएं, दैन उसके बाद में फूल आना शुरू होते हैं। फूलों के भी प्राय तरीके 3 सीज़न होते हैं कि हम कब कब इस पे उत्पादन ले सकते हैं। 3 में से हम सिर्फ 2 सीज़न हम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, साथ ही रोग की समस्या भी कम होती है, जिसे हम हस्तबहार भी कहते हैं और अम्बे बहार भी कहते हैं। हस्तबहार अम्बे बहार हम ले सकते हैं, उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है, खर्चा कम होता है इसके अंदर में। और जो किस्म हमने चुनी थी भगवा और सुपर भगवा, उस पे से जब हम उत्पादन लेते हैं तो एक अनार की, स्वस्थ अनार की जो वज़न होता है वो तकरीबन 300 से 350 ग्राम से लेकर और हम 500-600 ग्राम तक का एक अनार उसके अंदर में इजीली हम निकाल सकते हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपके प्रायः क्वेश्चंस रहे, आपके जो भी सवाल जवाब रहे हैं अब आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरी चेतन मोइल मेरा नाम है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और या फिर कृषि जागरण के थ्रू भी हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे वीडियो के साथ में। फ़िलहाल के लिए अब इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त से पहले भी अभी कुछ बातें हैं, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि व्यवसायीकरण 24 महीने के बाद से
जो व्यवसायीकरण की मैंने बात की थी, इस पौधे की जो खुद की जीवन शैली होती है या उसकी सेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें, तो ये पौधा आपका 25 साल तक आपका साथ दे सकता है। अब 25 साल तक अगर हम इसकी तरीके से देखभाल करें तो हमें ये इतना लाभ दे सकता है कि उत्पादन के स्तर पे हम देखें तो हमें कोई और बिज़नेस, किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस आप डालें, खेतीबाड़ी के अलावा बागवानी भी, कोई भी हमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी टाइम का भी है, हमारी मेहनत का भी है। जीरो बजटिंग फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैविक स्तर पे अगर आप आते हैं, आपका खर्चा भी बहुत नहीं के बराबर होता है। जैसे जैसे आप अपनी आपको टाइम होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, 2 साल 3 साल 5 साल, आपकी ज़मीन खुद इतनी हेल्थी हो जाएगी कि आपको उसमें इनपुट देना कम आप खुद कर देंगे, क्योंकि आपकी ज़मीनी प्राइप इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वो आपके पौधे को बीमार नहीं होने देगी और आपके पास में प्रोडक्शन अच्छा आएगा। एक पौधा आपको कम से कम 20 किलो, मैक्स टू मैक्स आप 30 किलो तक आप उत्पादन एक पौधे से आप ले सकते हैं, जिसका बाज़ार भाव अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं सर्टिफिकेशन और नॉट सर्टिफिकेशन में, तो प्रायः आपको 50 से 60 रुपये किलो के आसपास में आपका एक अनार किलो के हिसाब से आपका बिक सकता है। अगर वहीं हम इसको सर्टिफाइड करवाते हैं जो भारत सरकार की एजेंसी जो एपीडा है उसके थ्रू, तो यही अनार हम आराम से हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में 100 से 120 रुपये किलो के बीच में बेच सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट में तो फिर आप जानते हैं कि वहाँ किलो नहीं, वहाँ पर पीस के हिसाब से हमारा अनार बिकेगा। तो व्यवसायीकरण अगर हम इसका करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है अगर हम करना चाहें। पहले प्राय थे हमारे इंडिया के महाराष्ट्र और साउथ के अंदर में ही होता था, धीरे धीरे गुजरात में भी बहुत अच्छा इसका यूज़ हो रहा है, खेतीबाड़ी बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है। यहाँ हमारे राजस्थान में भी बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है। जयपुर में मैं इकलौता हूँ जो अभी अनार की बागवानी कर रहा हूँ, जैविक तरीके से करने वाले और भी हैं और व्यवसायी तौर पे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहा हूँ। आप किसी भी तरह के आपके और कोई सवाल जवाब हो तो हम इसको करेंगे। अभी के लिए बस मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हम दोबारा आपके पास में आएंगे, फिर हम आपके साथ में बैठेंगे, लाइव सेशन एक करेंगे अच्छा वाला। उस लाइव सेशन को मैं थोड़ा प्रेजेंटली करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। हम उसमें किस तरीके से हम इसको मतलब डिटेल एक लाइव सेशन हम लेंगे जो जिसका टाइम कुछ भी नहीं होगा। अब तो फिर भी एक टाइम लिमिट थी तो थोड़ा सा हम कम ही बातचीत कर पाए। मैं चाहूँगा कि एक मैं लाइव सेशन और करूँ, उसको ग्राफिकली मैं उसको प्रेजेंट करवाऊँगा। इसका टाइम कुछ भी नहीं होगा, वो 1 घंटे क्या 2 घंटे क्या 3 घंटे तक चलेगा। वो कंप्लीट एक हम लाइव सेशन करेंगे, उसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। पौधों में क्या बीमारियां हो सकती है, अभी तक मैंने क्या फेस किया है, वो एक प्रैक्टिकली मैं आपके साथ में पूरा शेयर करूँगा मेरे फार्म हाउस से ही। उसमें मैं आपको बतलाऊँगा कि मैं किन किन चीज़ों से मैंने अभी तक मैं गुजरा हूँ, मैंने किन किन चीज़ों को मैंने देखा है, मैंने कितना फेस किया है, वो सब चीज़ें। चलिए मेरे किसान भाई और मेरे सभी दोस्तों को अभी के लिए राम राम। जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान के नारे के साथ में। और जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं और जैविक खेती को हमें बढ़ाना है ताकि हम आने वाली महामारी, किसी भी तरह की बीमारी जो लाइलाज हो, हम उससे बच सकें और हम हमारी आने वाली पीढ़ी को और भी अच्छा भविष्य दे सकें। इसी चीज़ की हम कामना करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम अग्रसर हैं। धन्यवाद।